अच्छा, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 5 और 6 इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं। हम इंटरनल कंट्रोल डिस्कस करते आते हैं क्या इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं। दो पोर्शन है चैप्टर में कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। इस सिस्टम को जैसे हम जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट करना है ना। जैसे हमने टेस्ट ऑफ डिटेल में डॉक्यूमेंट किया, ये देखें आपके सामने। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी हम कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। इस चैप्टर के दो पोर्शन हैं। सिस्टम क्या है, सिस्टम मीन्स इंटरनल, और उसको डॉक्यूमेंट। और चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर चैप्टर नंबर 6 का नाम देखें ना, सॉरी 6 का, तो उसका नाम है टेस्ट ऑफ, जबकि इस चैप्टर का नाम है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं और उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। 1.1 में हमने डिस्कस किया था कि ये इंटरनल कंट्रोल क्यों असेस करना है। इसलिए असेस नहीं करना कि हमने इंटरनल कंट्रोल पर अलग से रिपोर्ट देनी है, बल्कि रिपोर्ट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी है। तो हमारी कोशिश होती है ऑडिटर की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एश्योरेंस कहाँ से मिल जाए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। इसलिए हमें कंट्रोल्स को देखना पड़ता है, हमने कोई सेपरेट रिपोर्ट नहीं देनी, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा 1.1 में 315 स्टैंडर्ड 315 कहता है रिस्क असेस करना है। रिस्क असेसमेंट क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंटिटी और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग पहले पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 3 में, और मैंने आपको उसका हैंड आउट भी दे दिया, डिस्कस भी किया बड़ी डिटेल में, ठीक है। एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज कंसर्न, वो इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था, पेज 80 पे हम इसको 82 पे पढ़ेंगे इसको। जब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे थे तब भी मैं आपको पेज नंबर 82 पे लेके आया था, ठीक है। और फिर नीचे कहता है रिस्पॉन्स करना है रिस्क को 330 में। रिस्पॉन्स कैसे करना है, बाय परफॉर्मिंग फर्दर आउट प्रोसीजर, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट साइड पे दो तरह के मैनेजमेंट कंट्रोल्स को देखी होती है, रिस्क को देखी होती है, इनहेरेंट रिस्क को, और फिर जैसा इनहेरेंट रिस्क है वैसा कंट्रोल लेके आती है, तो कंट्रोल रिस्क को। इन दो चीज़ों का मैनेजमेंट देखी होती है। फिर हमने 1.2 में पढ़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग 3 ऑब्जेक्टिव्स। वो 3 ऑब्जेक्टिव कौन से थे, फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एंड एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। कि एंटिटी के जो ऑपरेशंस हों वो क्या हो, एफिशिएंट। ये ना अगर सिस्टम बना लें, उस सिस्टम के डिले आने लग जाए, उस सिस्टम की वजह से। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 2002-3 में जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया तो कार्ड स्वैपिंग सिस्टम आए। अब यहाँ से लेबर चाहिए, वैसे हमारी अनपढ़ होती है। अब लेबर यहाँ से शाहकोट खोने वाला पहुँची है, हम मिल्स में गए हैं तो वहाँ 200 बंदे बाहर खड़े हैं, क्यों जी वो 2 बंदे कार्ड भुलाए हैं, वो गेट में खड़े हैं। मैंने किसी को ना अंदर जाना है ना बाहर जाना है, मैं तो आ गया हूँ फैसलाबाद से मेरे टेंडर्स आए, ठीक है। तो सिस्टम तो बना था आसानी के लिए, ये तो उल्टी मुश्किल होगी। फॉलो करेंगे तो सिस्टम ऐसा हो जो एफिशिएंट हो और इकोनॉमिक भी हो। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम समझें, कॉस्ट इफेक्टिव हो। हम एक ऑडिट कर रहे थे सॉक्स की कंपनी, तो सॉक्स कुछ चोरी होती थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सॉक्स चोरी होती थी, ठीक है। अच्छा, सॉक्स का चोरी होना ना हमें बड़ा लगता है कि क्या 20-22 रुपये की सॉक्स होंगी, लेकिन ऐसे नहीं है। कई दफ़ा वो किसी कंपनी की ब्रांड की सॉक्स होती हैं, नाइकी की सॉक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सेलाजेंजर की सॉक्स होती हैं। कंपनी की पॉलिसी की मेरी सॉक्स सिर्फ मैं ही बेचूंगा, जैसे लिवाइस की पैंट है तो सिर्फ मैं ही बेचूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट आपका उसकी नॉन कंप्लायंस हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। कई दफ़ा चोरी भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, आपका गुड्स चोरी हो जाते हैं। तो हमने उसमें ना कंट्रोल इंटरनल ऑडिट किया हमने, तो हमने उसको लिखा कि यहाँ पे ना आपका होना चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। तो उन्होंने मैनेजमेंट से डिस्कस करे थे, मैनेजमेंट का हाँ जी हमें पता है हमारी स्टॉक चोरी होती हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस जितनी चोरी होती है ना उसकी कॉस्ट तकरीबन ना महीने की है 50,000 रुपया, इतनी स्टॉक्स हमारी चोरी हो जाती हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ से हम कंट्रोल लेके आए ना इन
सॉक्स की चोरी को रोकने के लिए कंट्रोल लेके आए तो हमें 3 बंदे रखने पड़ते हैं, ऐसे ही है ना, 3 शिफ्ट में। अब एक शिफ्ट में बंदा आज फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले की बात है 25,000 रुपये मिनिमम वेज रेट है, तो ज़रा 75,000 हो गया, फिर उसकी ग्रेचुटी भी, फिर उसका प्रोविडेंट फंड भी, उसकी इंटरटेनमेंट भी, उसका यूनिफॉर्म भी, उसकी सोशल सिक्योरिटी EOBI भी, कहता है हमें वो 1.5 लाख का पड़ जाता। सॉक्स 50,000 की चोरी होने ना खैर हमने नहीं कंट्रोल किया, क्योंकि कंट्रोल पुट इन प्लेस करना यहाँ पे इकोनॉमी की नहीं है। फॉलो करेंगे मेरी बात? लीकेज हो रही है पता है, लेकिन लीकेज को रोकने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। उन्होंने फिर सस्ता टोटका लगाया, उन्होंने सस्ता टोटका यह था, जुगाड़ जिसे देसी लैंग्वेज में कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सब लोग नंगे हो जाएंगे, कोई शूज़ पहन के नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, तो उन्होंने वो 100 फुट 200 फुट दूर सबके जूते उतरवा लिए, बस ये कंट्रोल रखा उन्होंने, ठीक है। सबके जाएंगे, फ़ायदा क्या हो उसे? सॉक्स चोरी कैसे होती? 4 इस पाँव में पहनी, 4 इस पाँव में पहनी, चोरी ऐसे होती नहीं सॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने आसान टोटल लगाया, कैमरा लगा दिया, कैमरा लगा हुआ, वो भी अक्सर बंद होता था उस ज़माने में ना, तो सिर्फ एक उनको मॉनिटरिंग के लिए कि उन्हें डर हो गया कैमरा चल रहा है, कैमरे की आंख, तो उन्होंने वो ये आसान काम किया उन्होंने, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी चाहती है ना कि मेरा खर्चा ना हो, मेरे कंट्रोल से पैसे ना लगें, ठीक है जी। अच्छा, ये समझ गए तीनों ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। पहला क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट इन प्लेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 2 तरह के रिस्क को डील करता है। फाइनेंशियल रिस्क को 3 तरह के, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और कंप्लायंस, ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके। यही प्रॉब्लम है ना, यही रिस्क है कि रिस्क क्या है कि नॉन कंप्लायंस वाले लॉ की तो सिस्टम आता है। रिस्क क्या है कि इनएफिशिएंट या इन इकोनॉमिक ऑपरेशन ना हो जाए तो सिस्टम आता है। या रिस्क क्या है कि पुअर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना हो जाए तो फिर ही कंट्रोल सिस्टम आता है ना। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ऑडिटर क्या करता है? सेकंड लाइन में कहता है, थर्ड बुलेट में, ही और शी कैन एक्सेस एंड इवेल्युएट द कंट्रोल्स, ठीक है। वो ऑडिटर आएगा, वो क्या करेगा? कंट्रोल को असेस करेगा, फिर जैसे कंट्रोल होंगे जैसे वैसे वो सब्सटेंटिव प्रोसेस परफॉर्म करेगा। पढ़ा ना हमने, मैं आपको 3-4 पेजेस आगे लेके गया था, एक टेबल पढ़ाया था कि अगर कंट्रोल्स पुअर हैं तो एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव होगी, कंट्रोल अच्छे हैं तो कुछ सम सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगी, वो हम रिपोर्ट दे देंगे। यहाँ तो कोई मसला किसी को जी? चले आगे। अच्छा, 1.3 पे आ जाए। अच्छा, हाउ द ऑडिटर यूज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो कैसे यूज़ करता है, कैसे असेस करता है? तो पहले बुलेट में लिखा है वो रिलाई, पहले जो कहता है रिलाई करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, ठीक है। और फिर वो बात करता है कि ऑडिटर एज्यूम करता है, क्या करता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है तो उस सिस्टम में से निकलने वाली ट्रांजैक्शन भी, असल मकसद ट्रांजैक्शन चेक करना था ना, तो अगर ट्रांजैक्शन चेक करें तो टेस्ट ऑफ डिटेल बन जाती है, टेस्ट ऑफ। तो उसने कहा जो सिस्टम चेक कर लो, सिस्टम, और उसमें से गुजरने वाली ट्रांजैक्शन ठीक होंगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द ऑडिटर एम्फसाइजेज, ठीक है। क्या कहता है? हमारी कोशिश होती है कि हम ना क्या करें, हम सिस्टम टेस्ट करें, उससे श्योरेंस मिले और रिड्यूस फंक्शनलिटी हमें करनी पड़ी। ये हमारा बेस्ट मॉडल होता है। ये मैंने 0.1, 0.2, 0.3 वाली सारी स्टोरी आपको 5-6 मॉडल बताए भी हुए हैं, याद है? वो बात करता है एज मच एज पॉसिबल ऑन द, ठीक है, ऑन द सिस्टम, ठीक है, रादर देन ट्रांजेक्शन। मैं क्या ट्रांजेक्शन जो है ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इससे ऑडिटर की जान जाती है। लेबोरियस काम है, लंबा काम है, 40 एम्प्लॉयज़ की फाइलें चेक कर रहे हैं, उनके CNC पढ़ रहे हैं, अजीब तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, अजीब सी शक्लें आई होती हैं उसमें, ठीक है। वेयर ऐसे आप HR सिस्टम चेक कर लें, उससे ज़्यादा श्योर से थोड़ा से सब्सटेंटिव करें, क्लियर हो गया नहीं? अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है
दो तरह का उसने बात की, दो तरह की अप्रोचेज आ गई आपके पास, सिस्टम बेस्ड अप्रोच और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या होती है? जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर टेस्ट करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, उससे एश्योरेंस लेते हैं। और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्या है कि हम सिस्टम को नहीं चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, मेरे फादर जब कर रहे थे ना आर्टिकल्स कर रहे थे, आज से मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 45 साल पहले की, तो वो कहते उस ज़माने में सिस्टम होता नहीं, सारा कुछ तो मैनुअल होता था। तो हमारी 100% अप्रोच कौन सी होती थी? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। सिस्टम था नहीं। लेकिन जब मैंने आर्टिकल्स किए तो आईटी डेवलप हो गई, सिस्टम्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में क्या हुआ कि हमने सिस्टम बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया, बल्कि हमने ब्लेंड लेके चले कुछ सिस्टम, क्योंकि हम 100% सिस्टम से एश्योरेंस नहीं ले सकते। हमने पढ़ा हुआ ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अपने लिमिटेशन हैं, तो हम रिलाई करते थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, उससे एश्योरेंस थे सिस्टम बेस्ड अप्रोच और कुछ ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच भी। हम एक मिक्स ब्लेंड लेके चलते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। हमने ही पढ़ा हुआ है ऑडिट प्रोसीजर में, क्या पढ़ा हमने? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और तो ये देखें, हम कंट्रोल से एश्योरेंस लेते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं हम। ये कौन सी है? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, और ये है सिस्टम बेस्ड अप्रोच। याद रहेगा जी? समझ आ गई चीज़? कोई मसला? क्यों जी? हाँ, उल्ट लिख दिया मैंने, सॉरी। ये सिस्टम बेस्ड अप्रोच है और ये ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हमने 81 पे हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये कहता है दो चीज़ें आपने देखनी है, 2 फैक्टर्स। एंड में कहता है इसी पहले सेंटेंस के, मैंने कहा 2 नहीं 3 फैक्टर्स हैं। ये भी क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आते हैं समरी। समरी क्या है? समरी उसने ना नीचे डायग्राम बनाई जो कि मिस प्रिंटेड है। मैंने ये डायग्राम आपको यहाँ से पढ़ा दी है, एग्जैक्टली वो डायग्राम है कि ऑडिटर आता है, वो कंट्रोल चेक करता है, कंट्रोल्स पे एश्योरेंस देने के लिए नहीं, किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एश्योरेंस देने के लिए। उसके लिए वो क्या करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, उम्मीद करता है कि कंट्रोल्स ठीक होंगे, मुझे इससे एश्योरेंस मिले। अगर कंट्रोल्स ठीक होते हैं, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन ठीक होता है, तो कंट्रोल से एश्योरेंस होता है और रिड्यूस सब्सटेंटिव करता है। अगर कंट्रोल्स पुअर होते हैं किसी तरह से भी, तो वो कंट्रोल से एश्योरेंस नहीं लेता, ये कम लेता है और एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव करता है। ये इसका सारा जो है ना, इसका क्रक्स है इसका। ठीक है, इसमें उसने 1.4 में बात की है। पहला पैराग्राफ है ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, दूसरे में कहता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच। ये समझ गए आप लोग? पढ़ लेंगे, इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं अब। चलो आगे पढ़ते हैं जी। आगे आते हैं 2.1 में देखें 315 स्टैंडर्ड का लिखा हुआ है रिस्क असेसमेंट का। मैंने आपको इसका, जब आपको चैप्टर नंबर 3 में रिस्क असेसमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको इसकी पॉइंट नोट करवाया था कि 2.1 पेज 82 पे जाके पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्या होता है? मीन्स रिस्क असेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमारा क्या टर्म है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल। पूरी लाइन है ना, तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या हमें पता लगेगा? रिस्क आइडेंटिफाई होगा। तो ये 315 का रेफरेंस दिया उसने। कहते हैं 5 एलिमेंट्स हैं जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो पता लगेगा आपने सिस्टम को अंडरस्टैंड। ये पेपर में क्वेश्चन आया कई दफ़ा कि सिस्टम को आपके सीनियर आपसे कहता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, किन फैक्टर्स को देखेंगे आप? तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनको आप देखेंगे। इन 5 को देखेंगे तो क्या पता लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंटरनल कंट्रोल की। ठीक है जी। अच्छा आइए जी, तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है? कंट्रोल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में कंट्रोल पुट इन प्लेस किया जा रहा है। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम है ना, ये भी सिस्टम है ना। आप देखते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ पे है। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक ज्वेलरी की शॉप मदीना में है, दूसरी स्टैनर रोड फैसलाबाद में। आपके यहाँ मैंने मदीना में गया था, वहाँ इतना सा लॉक लगा हुआ था, बस वो भी नमाज के टाइम में शॉप बंद होती थी, रात को भी खुली रहती थी, तो मैं फैसलाबाद में वही लगा देता। तो आप कहें नहीं यार, यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज है। या आपके मैंने फैसलाबाद में स्कूल में आना है, पाकिस्तान में स्कूल में आना है, और मैंने वॉल रखनी है, उसकी 2 फुट की, फेंस रखनी है, क्योंकि वो स्वीडन में भी 2 फुट की होती है। 2 फुट की होती है। 2 फुट की फेंस रखनी है, क्योंकि वो स्वीडन में भी 2 फुट की फेंस रखनी है, क्योंकि वो स्वीडन में भी 2 फुट की फेंस रखनी है, क्योंकि वो स्वीडन में भी 2 फुट की होती है।
तो यहाँ पे एनवायरनमेंट, आप कहें मैंने इंग्लिश फिल्मों में देखा था कि वो गाड़ियाँ लॉक ही नहीं करते, तो मैंने भी गाड़ी लॉक, तो एनवायरनमेंट चेंज है। फॉलो कर रही है मेरी बात? तो आपने देखना है कि किस इन्वायरमेंट में कंट्रोल पुट इन प्लेस किया जा रहा है, वो इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, समझ गए? अगर इन्वायरमेंट तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट होगा, तो ये पहला पिलर है इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम का। अगर इन्वायरमेंट, अगर उसका पिलर स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं पिलर क्या है उसका? कंट्रोल इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट तगड़ा होगा तो उम्मीद है कि आगे सिस्टम भी, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ही खराब हो गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट ही गलत है, तो इट इज लेस लाइकली कंट्रोल ठीक होगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि दादा भी बेनमाजी, बाप भी बेनमाजी, तो लेस लाइकली है कि बेटा भी नमाजी होगा। मोर लाइकली क्या कि वो ठीक है। हमारी दूर की फैमिली है, उसमें बच्चे का एडमिशन करवाने के स्कूल में, नर्सरी प्रेप में, मिस ने पूछा कि बेटा नमाज कहाँ पढ़ते हैं? वो बच्चा कहता पार्क में। तो उसने मुझे तो देखा कि पार्क में बच्चा कह रहा है, कहते बच्चे का कसूर नहीं, इसके बाप का कसूर है, इसको पढ़ने से ईद की नमाज़ें लेके जाता है। वो होती पार्क में, वो होती, बच्चा तो गलत नहीं बता रहा। अब हाँ, नमाज का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला बच्चे को, ठीक है, तो लेस लाइकली का नमाजी होगा। ठीक है। या अगर बच्चा फैमिली इंडियन ड्रामे देखती है, तो बच्चा जाके बाप से मस्जिद में ही पूछेगा, अब्बा जी भगवान तो नजर नहीं आ रहे यहाँ पे, तो भगवान होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको इन्वायरमेंट ही होती है। समझ रहे हैं? तो ये है कंट्रोल इन्वायरमेंट। ठीक है, कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग होगा तो फर्स्ट स्टेप है कि इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम भी, ठीक है। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक हुआ तो ये निशानी है कि कंट्रोल का बेड़ा गर्क होगा यहाँ पे, याद रहेगा जी। अच्छा, कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, हम नीचे से पढ़ लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट देखना, क्या देखेंगे? 6 या 7 नंबर क्वेश्चन आया था कि आपकी सीनियर ने आपसे कहा कि आप जाके देखें, कंट्रोल इन्वायरमेंट चेक करें यहाँ पे कैसा है, तो आप बताएं किन फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, ये बड़े मज़े के फैक्टर हैं। मैं इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं ज़रा। कंट्रोल इन्वायरमेंट इज ऑफन रेफर टू एज कंट्रोल एटीट्यूड। ये एटीट्यूड है उस इलाके का, उस कंपनी का, उस मैनेजमेंट का। ठीक है, समझ गए? अच्छा, कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है? सेकंड पैराग्राफ में कहता है इंक्लूड्स व्यूज। ये क्या है जी? व्यूज क्या है? अवेयरनेस, एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम। मैनेजमेंट कैसे एक्शन लेती है इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम के बारे में? अगर मैनेजमेंट इजी लेती है, कंट्रोल की नॉन कंप्लायंस हुई, वायलेशन हुई, मैनेजमेंट की खैर ही कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? ये पूरा इन्वायरमेंट है। अगर मैनेजमेंट सारा को छोड़ के पागल हो जाती है कि ये हो कैसे गई गलती यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट केयर करती है कि हमारे इतने पैसे लगे इस पर, हमारा करोड़ों रुपए लग गया है, ये हो कैसे गई गलती यहाँ पे, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव मेजर लेते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है लोगों की। तो इसका मतलब है, ठीक है, समझ गए? मेरे एक दोस्त हैं, वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उनका ईमेल आई, सिस्टम जनरेटेड ईमेल, कि एक एक्सपेंस, एक पेमेंट हो गई है, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ एक, तो ही शोड मी दैट ईमेल, क्या ये देखो मुझे भी मेल आई है, सिस्टम ने, हमारे सिस्टम ने मेल निकाली है, सिस्टम जनरेटेड, हम पढ़ेंगे हमारे कोर्स में। ये सिस्टम ने, सिस्टम क्या था कि पहले एक्सपेंस ये एसेट रिकॉर्ड हो और फिर उसकी हुआ क्या यहाँ पे, नॉन कंप्लायंस होगी, हुई ना, कि पेमेंट हो गई, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम मेल पढ़ रहे थे, एक और मेल आई मोबाइल पे,
वो थी चीफ एग्जीक्यूटिव की। उसने ना अटेंशन किया हुआ मेरे फ्रेंड को, ही चार्ज कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, सुबह मेरी रिपोर्ट करो। ये रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे की बात है कि वो उसने रात 12 बजे करेक्टिव उस पर एक्शन लिया कि हुआ क्या, मुझे इन्वेस्टिगेट। अच्छा मैं भी भूल गया, कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात, मैंने पूछा यार वो क्या बना, मसला हुआ था। उसने कहा वैसे हुआ था कि हमने एक रिपेयर करवाई थी प्लांट की, जो बंदा रिपेयर का इंटरेस्ट करता है वो शादी की छुट्टियों में था, उसकी एंट्री हो नहीं सकी। लेकिन जिसको पेमेंट करनी थी कंपनी को, उसने जल्दी डाली थी कि हमें पेमेंट जल्दी चाहिए, तो उसको आउट ऑफ द वे जाके पेमेंट की। जब आउट ऑफ द वे जाके पेमेंट की, सिस्टम की नॉन कंप्लायंस होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि सिस्टम एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है? वेयर एज एक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप इतना लंबा उनसे 25 पेजेस का आपने एमएल डिस्कस किया, मैनेजमेंट लेटर, उसमें सिस्टम की वीकनेसेस डिस्कस की, आप उसे वीकनेसेस डिस्कस कर रहे हैं। वो चीज़ें छोटे से आप बताएं आजकल फिल्म कौन सी चल रही है? अब आप बताएं, इसका मतलब ये बंदा क्यूरियस ही नहीं है इसके बारे में, इसको टेंशन ही नहीं है इन्वायरमेंट। उसको टेंशन पड़ी कि मुझे फिल्म बता दे, मैंने रात को देखनी अपनी बेगम साहब के साथ। उसको टेंशन नहीं कि मैं जो ऑडिटर मेरे पास 25 पेज एमएल आया है, उसमें सिस्टम की नॉन कंप्लायंस है वो। ठीक है, एक दूसरी एंटिटी है, वहाँ पे हम एमएल डिस्कस करेंगे, हम कहते ठहरे, उसने सारे एचओडीज मुकवा के पीछे खड़े कर लिए। आप बताएं कैश में क्या मसला है? हम कैश में मसला, वो पीछे खड़े हैं हमारे, हमें डर लगा पीछे थपड़ी में मारने में। अरे वो पीछे खड़े हैं हमारे सारे एचओडी, सीनियर बंदे खड़े किए उसने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। ठीक है, इधर हम एमएल डिस्कस करते हैं, उधर वो उनको कुत्तों वाली कर रहे हैं उनके साथ, एक एक पॉइंट पे वो करेक्टिव लिख के दें मुझे, आप इस तारीख तक से ठीक करेंगे आप। तो एनवायरनमेंट ऐसे चेक होता है, अवेयरनेस, एटीट्यूड्स, व्यूज, समझ गए? याद रहेगा नहीं? अच्छा नीचे आए, इसी पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में कहता है इट इज द बेसिस फॉर गुड इंटरनल कंट्रोल। ये क्या है? और अगली बात कहता है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, यानी जैसे मैं पिलर कह रहा था, बेस कह रहा था, समझ गए? याद रहेगा जी? अच्छा हम अच्छा आगे आते, कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट। ये चीज़ें शामिल है कंट्रोल एनवायरनमेंट में। क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्रिटी एंड कम्युनिकेशन एंड, दो बातें की इसने, कम्युनिकेशन एंड, ये क्या होता है? पहले कम्युनिकेट करें लोगों को, बताएं एथिकल वैल्यूज क्या होती हैं, इंटेग्रिटी क्या होती है, पढ़ा ना, ऑनेस्टी क्या होती है, ट्रूथफुलनेस क्या होती है, उनको कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना तो लिखा होगा बार बार, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, कॉरिडोर में लिखा होगा, आपके टेबल पे लिखा होगा, लैपटॉप पे लिखा होगा, आपके लैपटॉप के बैग्स पे लिखा होगा, चेयर्स पे, आपको कम्युनिकेट किया होगा उन्होंने, उस पर आपकी ट्रेनिंग सिखलाई होंगी। ये कम्युनिकेशन। इन्फोर्समेंट क्या होती है? अगर किसी ने नॉन कंप्लायंस की तो उसको भी गर्दन से पकड़ना, उसके खिलाफ एक्शन भी लेने। ठीक है, जैसे हमारी पुलिस की गाड़ी में लिखा होता है नफरत, क्या कहते लिखा होता है? मुजरिम से नहीं, जुर्म से है। ठीक है, लिखा होता है। तो देखें कैसी जबरदस्त पुलिस है, कम्युनिकेट किया, अमल नहीं किया। इस तरह से इन्फोर्स की जाती हैं एथिकल वैल्यूज, कॉमों के अंदर, फैमिली के अंदर, कंपनी के एम्प्लॉयज के अंदर। ठीक है, क्लियर है? एथिकल वैल्यूज कम्युनिकेट करने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो है पहले 6 साल। इसलिए जो आपके दो नेशंस की, मैं खास तौर पर स्वीडन और जापान में, वो पहले 4-5 साल बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, 5-6 साल, वो यही 7 साल तक शायद वो एथिकल वैल्यूज बच्चों को सिखाते हैं। सच कैसे बोलना है, गिरी हुई चीज़ को वापस कैसे करना है, ठीक है, अपनी ग्रीटिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमारे बड़े भी सिखाते थे। अब मैं थोड़ा नोट कर दूँ कि ये एथिकल वैल्यू कम हुई है हमें।
उसकी बड़ी एग्जांपल है, मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो पूरे स्कैंस को पता है कि मैं टीचर हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अपनी क्लास के कुछ बच्चे सलाम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, दे डू नॉट बॉदर, क्योंकि माँ बाप ने सलाम सिखाया ही नहीं, ठीक है। मुझे भी याद है मैं DPS से पढ़ा हूँ, ज़रूरत नहीं होती थी कि कोई टीचर पास से गुजर जाए जो हमारा है या नहीं है, पता है DPS के टीचर हैं, हम सलाम ना करें, पॉसिबल ही नहीं था। अभी ये जुमघटा बना के 6 बच्चे खड़े होंगे, आप गुजरेंगे, आपको उन्हें कहना पड़ेगा यार ज़रा रास्ता दे दो यार, वो नहीं हिलेंगे बस। आई स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स कि कोई टीचर, जो मेरा टीचर भी नहीं था, DPS के कॉरिडोर में आता था तो हम बिल्कुल दीवार के साथ लगे सांस भी रोक लेते थे कि सर गुजरें तो फिर हम चलेंगे, बिल्कुल ऐसे दीवारों के साथ लगे थे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ भी कम हुई हैं ऐसे ऐसे। तो ये वैल्यूज़ पहले 6 साल, वही 6 साल सिखाई थी माँ ने या बाप ने, तो हमारी पेरेंटिंग वीक हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या जी, कमिटमेंट टू कंपिटेंस। ये कैसी होती है कमिटमेंट टू? कहते जो मसला गड़बड़ करता है ना वो करता है इनकम्पिटेंट बंदा। ये कंपिटेंट आदमी है, ये 10 लाख सैलरी ले रहा है, ठीक है, मैं इनकम्पिटेंट हूँ, यशी पुटता रहा हूँ मैं सारी जिंदगी। अब 10 लाख तो मैं कमा नहीं पा रहा, कमा तो मैं 2 लाख रहा हूँ। अब इसको मीट करने के लिए मैं क्या करूँगा? गड़बड़ करूँगा, फ्रॉड करूँगा। ऐसे ही है ना, ये मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उनको कवर अप करने के लिए मैं कोई ना कोई इलीगल काम करूँगा, अनएथिकल काम करूँगा, सिस्टम ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए? कमिटेड हो कि हमने बंदा कौन सा लेके आना है? कंपिटेंट। इनकम्पिटेंट बंदा आ नहीं सकता सिस्टम में, इनकम्पिटेंट बंदा, समझ गए। हमारे सरकारी इदारों में मैंने कोई एग्जांपल दी भी थी, एग्जांपल याद है आप लोगों को? वो मेट्रो ट्रेन वर्क में HR, ठीक है, कैमरा ऑन है इसलिए मैं इसको बस रिमाइंड करा के बंद करता हूँ। आगे चलते हैं, ये ना मेरे पॉलिटिकल केस हो। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। आप इंटरनल कंट्रोल छोड़े, अब अपने घरों को देखें, आपके घरों में जिस प्रोग्राम में फादर आते हैं ना, इन्वॉल्व होते हैं, पार्टी वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें फादर की ऐसे ही होता है ना, आप टकरे मारते ने, माई टकरे मारती ने। जिस प्रोग्राम में फादर आके बैठ गए, या बहुत अगर दबंग किस्म की माँ है, तो अगर माँ आके बैठ गई तो प्रोग्राम हो जाना है, नहीं तो प्रोग्राम रह जाना है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे कि अगर मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं है ना, मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट में टाइम ही नहीं दे रही, आप कहते हैं आज ही हमने बोर्ड मीटिंग करनी है, उसमें हमने इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट की बात कर लेंगे, हमारा टाइम नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट उसको उसमें एम्फोसिस नहीं करी, उसमें फोकस नहीं कर रही, उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ रही, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझ रही। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल। मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या सिस्टम, मैंने 2 फिलॉसफी आपसे डिस्कस की थी शुगल में, कि एक से ML डिस्कस कर रहे हैं, उसने पीछे पूरी बोर्ड HODs खड़े करनी है, और दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान इंग्लैंड मैच का स्कोर देख रहा है, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, वो मोबाइल पे क्रिक इन्फो लगा के बैठा हुआ। तो यहाँ भी आपको फिलॉसफी पता लगेगी क्या फिलॉसफी इनकी। आगे है जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पुअर स्ट्रक्चर जो होता है ना, वहाँ कंट्रोल्स पुअर होता है, यानी पुअर मैनेजमेंट हायरार्की। मैं अपनी क्लाइंट की एग्जांपल दूँ, बाप है, 3 बेटे हैं, एक बेटा आता है, वो कहता है जी ये माल क्यों चल रहा है यहाँ पे, मैं ये चलाना था। वो कहते हैं आपके बड़े भाई क्या कहते हैं, ये मैं आपसे बकवास कर, बंद करो उसको, मेरा लगाओ उसमें। अब वो पूरी इंक्स लगी हुई हैं, डाइंग यूनिट की बात करूँ मैं,